क्या गुजरात में बीजेपी एक बार फिर सत्ता पर काबिज होगी या फिर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी उसे चुनौती देंगे और अपनी जगह बना लेंगे? बीजेपी के 27 साल से लगातार जीत के करिश्मे को क्या ये पार्टियां तोड़ पाएंगी? अब की बार गुजरात की सत्ता पर कौन काबिज होगा? गुजरात में 1 और 5 दिसंबर को वोटिंग होनी। बीजेपी ने आज अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी। पार्टी ने 182 में से 160 सीटों पर अपने प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता भूपेंद्र यादव ने दिल्ली में इसका ऐलान किया। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल घाटलोडिया सीट से चुनाव लड़ेंगे। वहीं क्रिकेटर रविंद्र जडेजा की पत्नी रिबाबा को जामनगर नॉर्थ से टिकट दिया गया है। हार्दिक पटेल को विरमगाम सीट से टिकट दिया गया है। बीजेपी गुजरात में फिर से सत्ता पर काबिज होना चाहती है। बीजेपी ने टिकट बंटवारे में विधायकों के परफॉर्मेंस को भी ध्यान दिया। बीजेपी के टिकट बंटवारे की खास बात यह है कि पार्टी ने पूर्व मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम तक को टिकट नहीं दिया। पहली लिस्ट में 38 विधायकों के टिकट काटे गए हैं। 8 मंत्रियों का टिकट कट गया है। स्पीकर नीमाबेन आचार्य को टिकट नहीं मिला है। 69 सिटिंग विधायकों को टिकट दिया गया है। 14 महिला उम्मीदवारों को भी टिकट मिला है और पहली लिस्ट में 24 एसटी उम्मीदवार हैं, 14 एससी उम्मीदवार हैं। हार्दिक पटेल को विरमगाम से टिकट दिया गया और कांग्रेस से आए 7 नेताओं को टिकट दिया गया है, जिसमें पूर्व सीएम विजय रूपाणी, डिप्टी सीएम नितिन पटेल को टिकट नहीं मिलने की खबर जोरों से चर्चा का विषय बनी हुई। 182 में से 160 सीट्स को हमने डिक्लेयर किया है। जो 160 सीट डिक्लेयर करी हैं, इसमें 13 शेड्यूल कास्ट की, 24 शेड्यूल ट्राइब, 14 वुमेन, 69 सिटिंग लोग हैं। जिनके सीट बदले गए हैं उनमें से वरिष्ठ नेताओं ने स्वयं आगे बढ़कर के पत्र लिखा है, तो वो पत्र, उनके नाम भी मैंने आपके सामने पढ़े हैं। प्रमुख रूप से पार्टी के हमारे पूर्व मुख्यमंत्री श्री विजय रूपाणी जी, पूर्व मुख्यमंत्री श्री नितिन पटेल जी, पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेता श्री भूपेंद्र सिंह जी चूड़ासमा, पूर्व अध्यक्ष और मंत्री श्री आरसी फल्दू जी, पूर्व मंत्री श्री प्रदीप सिंह जडेजा जी, पूर्व मंत्री श्री सौरभ पटेल जी, पूर्व मंत्री श्री कौशिक पटेल जी, इन सब ने पत्र लिख करके कहा है कि पार्टी नए और अन्य कार्यकर्ताओं को अवसर दे और सब मिलकर चुनाव अभियान में लगेंगे। अभी तक 38 लोग हैं जहां पर उम्मीदवार बदले गए हैं, लेकिन वो सहमति के साथ भी काफ़ी लोगों को किया गया। ऐसे में आज के सवाल हैं कि क्या टिकट बंटवारे में बीजेपी ने बड़ा दांव खेला है? गुजरात में बीजेपी के स्पेशल 160 जीत दिला पाएंगे। 10 में 4 नॉन परफॉर्मर, सिर्फ इसलिए कटा टिकट। डिप्टी सीएम का भी टिकट कटा। गुजरात में क्या होने वाला है? और चर्चा करने के लिए हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता सरदार आरपी सिंह जुड़ रहे हैं, संगीत रागी राजनीतिक विश्लेषक जुड़ रहे हैं, लोकेश जिंदल कांग्रेस के नेता भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और साथ ही हमारे साथ रवि श्रीवास्तव राजनीतिक विश्लेषक जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। आरपी सिंह जी, प्रश्न उठ रहा है कि इतने लोगों के टिकट काट दिए आपने, डिप्टी सीएम का भी टिकट काट दिया, पूर्व सीएम का भी टिकट काट दिया। अगर ये सब नॉन परफॉर्मर थे जिसकी वजह से इनका टिकट कटा है, तो फिर यही लोग लंबे समय तक सरकार भी चला रहे थे, तो ऐसी सरकार को दोबारा मौका क्यों देगी पार्टी? और क्या ये डैमेज कंट्रोल के नाम पर इनके टिकट कटे हैं? देखिए, ये आपका वर्जन है कि टिकट इसलिए कटे कि नॉन परफॉर्मर थे। उनके टिकट काटे नहीं, उन्होंने खुद कहा कि अब हम चुनाव नहीं लड़ना चाहते, अब किसी और को आगे बढ़कर चुनाव लड़ाइए। हमारी एज का कुछ फैक्टर रहा, कुछ लोगों का अपने पर्सनल रीज़न रहे होंगे, परंतु अपने आप आगे बढ़कर कहा। वो विजय रूपाणी जी हों, वो नितिन पटेल भाई हों, या बाकी लोग जितने लोग हैं, इसलिए उनको उनकी जगह नए कैंडिडेट लाए गए। ये पार्टी का प्रोसेस है। पार्टी हर बार नए उम्मीदवारों को चुनाव में उतारती है। हर बार कोई 30-35% नए लोग आते ही आते हैं, और इस बार भी। और हमने तो दिल्ली में, मुझे याद है लास्ट टाइम दिल्ली में हमने कॉर्पोरेशन में सारे के सारे नए उतारे थे। तो हर स्तर पर अलग अलग प्रकार के प्रयोग पार्टी करती है, और उसमें कोशिश करती है कि हम सारे सेक्शंस को, सारे जाति मतों को, लोगों को और
हर प्रकार के महिलाओं को और पिछड़ी जाति में से भी कुछ विशेष फोकस कर भी ट्राइबल्स को हम किस प्रकार से अकोमोडेट कर सकें, किस प्रकार से उनको चुनाव लड़ा सकें, और उसमें भी विनेबिलिटी सबसे बड़ा फैक्टर रहता है, जरूर है। परंतु कुछ लोग अपने आप जब कहते हैं हम नहीं लड़ना, तो फिर नए लोगों को लाना ही पड़ेगा आपको। उसमें कोई किंतु पुंतु नहीं। या आपका ठीक है, आपका वर्जन है कि शायद वो नॉन परफॉर्मर नहीं थे, वो उनमें से कोई भी, वो प्रदेश के की पोर्टफोलियोज पर एक मुख्यमंत्री रहे, उप मुख्यमंत्री रहे, परंतु आज उनको लगता है कि लोग इसलिए देखिए, नए लोगों को आना, आरपी सिंह जी, लोगों को टिकट दी जा रही है। ये कहना कि भाई वो अपनी मर्जी से चुनाव नहीं लड़ना चाहते, एक तो पता नहीं, मैं तो देखता हूं इस देश में तो नेताओं का ट्रैक रिकॉर्ड ये है कि उम्र के किसी भी पड़ाव में हो वो तो चुनाव लड़ना ही चाहते हैं। मारामारी इस बात की रहती है कि टिकट मिला नहीं मिला, समर्थक प्रदर्शन करते हैं और सारी चीजें होती हैं। लेकिन मैं ये पूछ रहा हूं कि जो लोग 1-2 साल पहले तक सीएम बने रहना चाहते थे, डिप्टी सीएम थे, उनका अचानक से मोह भंग हो गया, ये लोगों को समझ में नहीं आ रहा। नहीं, सीएम बना नहीं रहना चाहते तो खुद ही सीएम पद से इस्तीफा भी दिया था और अपने निजी कारणों से दिया था। तो इसलिए ये कहना कि सीएम बना रहना चाहते थे, मैं हालांकि अच्छा नहीं लगता। मैं निज का उदाहरण देता हूं। मैं पिछली बार चुनाव नहीं लड़ा और मैंने कहा पार्टी को मुझे चुनाव नहीं लड़ना। जब पिछली बार हमारे विधानसभा का चुनाव हुआ, बाई इलेक्शन, मैं कहा मुझे चुनाव नहीं लड़ना। अब उसको किसी ढंग से भी आप पेश करें, किसी ढंग से भी आप सोचें, परंतु मेरे अपने निजी कारण थे, मुझे अपने कुछ और व्यवसायिक कारण थे, जिस कारण से मैं चुनाव नहीं लड़ा। ठीक है, लोकेश जिंदल जी, क्या आपके हिसाब से आप जो बीजेपी का तर्क है कि कुछ लोग अपने मन से लड़ना नहीं चाहते थे, कुछ को इसलिए हटाया गया क्योंकि औरों को मौका देना था, सबको साथ लेकर चलना था, क्या आप इससे सहमत हैं कि बीजेपी ये सबके साथ, सबको साथ लेकर चलने के लिए कर रही है ये, या वहां पर अगर स्थिति अच्छी नहीं है इसको दिखाता है? देखिए, बात सिर्फ चीफ मिनिस्टर और डिप्टी सीएम विजय रूपानी और नितिन पटेल जी की नहीं है। फॉर्मर होम मिनिस्टर प्रदीप सिंह जडेजा और फॉर्मर एजुकेशन मिनिस्टर भूपेंद्र सिंह चुरासमा, वो भी इस साल कंटेस्ट नहीं कर रहे हैं बीजेपी की टिकट से। और बीजेपी के लिए अब गुजरात एक बहुत बड़ी चुनौती बन चुकी है, क्योंकि 2017 से लेकर 2022 तक जो भी हुआ है उसमें कुछ बातें तय है कि सरकार की नीतियों से, एक तो जो कॉटन बेल्ट है जिसको हम कहते हैं साउथ गुजरात, सूरत बड़ौदा का जो अर्बन एरिया है, वहां कॉटन मिल के सभी वर्कर, कॉटन छोटी छोटी जो उद्योग थे, ये सभी लोग बीजेपी से और उसकी नीतियों से रुष्ट है, क्योंकि कॉटन कैंडी का बेल का प्राइस 1 लाख के ऊपर चला गया, लेकिन सरकार ने कोई भी रियायत नहीं दी। पेट्रोल डीजल के दाम से जो चारा है उसके कारण दूध का जो दाम था, जो एक आम किसान की रोजमर्रा की एक लाइवलीहुड होती है, वो 2 रुपए से 4 रुपए तक बढ़ गया। तो किसान, उसके बाद में जो अर्बन एक वर्कर है, जो एक लेबर है, और उसके बाद में नॉर्थ जो ट्राइबल बेल्ट है, सौराष्ट्र का जो किसान वर्ग है, और कच्छ में जो नमक का किसान है, वो हाल बहुत ही रुष्ट रहा है बीजेपी से, क्योंकि बीजेपी ने ना तो नमक को एमएसपी में इंक्लूड किया और ना किसी प्रकार के नमक के क्षेत्र में जो उन्होंने वादे दिए थे उसे किया गया है। गवर्नमेंट सर्वेंट्स की अगर हम बात करें तो उसमें भी ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत बीजेपी का कोई भी रवैया निश्चित नहीं रहा है। बीजेपी इसमें एक तरह से आंख मिचोली का खेल ही खेल रही है। एक ब्रांड मोदी या फिर एक जो रैलीज होती है जिन पर बीजेपी बहुत ज्यादा एम्बार्क कर रही है, देखिए गुजरात का अपना एक तरीका रहा है, गुजरात का अपना एक रवैया रहा है। पिछले 2017 की अगर मैं पोल्स की बात करूं तो सौराष्ट्र और कच्छ, ये 2 एरियाज में बीजेपी को एक बहुत बड़ा सेटबैक मिला था। और पर लोकेश भाई, मैं ये कह रहा हूं, देखिए मैं इतना पूछ रहा हूं, हर चीज को देखने का एक ढंग है या अलग अलग नजरिया हो सकता है। एक नजरिया क्या है जिस पर लोग चर्चा कर रहे हैं, वो मैंने आरपी सिंह जी से पूछा। दूसरा नजरिया लोगों का ये है कि भाई पॉलिटिक्स है, जिन लोगों ने मान लीजिए अच्छा प्रदर्शन नहीं किया, उनको अगर लोगों की सेंटीमेंट समझते हुए बाहर का रास्ता दिखाया कि हटो तुम उनके लिए जगह बनाओ जो परफॉर्म कर सकते हैं, तो एक पॉलिटिकल पार्टी को तो यही करना चाहिए और उसमें कोई विद्रोह नहीं हो रहा। बीजेपी के अंदर फिर लोग चर्चा कर रहे हैं कि ये तो अनुशासन है कि देखिए डिप्टी सीएम का भी टिकट कट जाए तब भी कोई हंगामा नहीं होता। देखिए, ये तो कहने की बात है। केशव भाई पटेल भी जब विद्रोह पर आए थे 2014 में, पूरे देश में देखा था क्या हुआ था। और ये एक बहुत ज्यादा एग्जैजरेशन है, इसमें मैं ये बात नहीं मानता। अंदरूनी मुद्दा कुछ और है।
दरअसल एक बहुत स्ट्रॉन्ग एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर आ चुका है गुजरात में, और बीजेपी इससे लड़ने की कोशिश कर रही है। पर लोकेश उसका भाई, मैं निरंतर मान रहा प्रयास रहा है हूं, किसी तरह मैं से। आपके पक्ष जो आप रख रहे हैं उसी पे प्रश्न पूछ रहा हूं कि अगर एंटी इनकम्बेंसी है और कोई पार्टी को लगता है कि जिन्होंने नहीं परफॉर्म किया उनको हटा दिया और नए चेहरों को लेकर आ रहे हैं, तो यही तो पॉलिटिक्स में होना चाहिए। जिसने काम नहीं किया उसको टिकट दे दें सिर्फ इसलिए कि हम और आप टीवी पे डिबेट करें कि देखिए किसी का टिकट नहीं कटा, इसका मतलब सब अच्छा चल रहा था। देखिए, एक नेता और उसके साथ कार्यकर्ताओं को समझना बहुत जरूरी है। जब आप नेता पर प्रश्न उठाते हो, उसके साथ आप उस पूरे कार्यकर्ता और उसकी पूरी कार्यशैली पर प्रश्न उठा देते हो। एक नेता को टिकट ना देना, इसका मतलब उससे संबंधित सभी जो कार्यकर्ता है उन्हें नकारने वाली बात है। ये केवल नहीं, पर एक कोई कार्यकर्ता आम नेता का थोड़ी होता है नहीं सर, कार्यकर्ता तो पार्टी का होता है। ये कांग्रेस पार्टी में आप लोगों ने बना के रखा है कि सारा कार्यकर्ता नेता का है। दूसरी पार्टी जितनी है वहां जो है वो पार्टी का कार्यकर्ता होता है। संगीत रागी जी, जो बीजेपी में टिकट कटे उसका क्या मैसेज जा रहा है, जरा वो बताइए। दो पक्ष मैंने रख दिए कि क्या बीजेपी नर्वस है या भाई जिन्होंने नहीं परफॉर्म किया पब्लिक की भावना समझते हुए उनको हटाया और दूसरों को लेकर आ रहे हैं। क्या पक्ष सही लग रहा है आपको, संगीत रागी? देखिए सुशांत जी, एक छोटी सी घटना, एक उदाहरण देता हूं। कल्याण सिंह जब भारतीय जनता पार्टी से हटे तो ऐसा लगता था कि बहुत बड़ा वोट बैंक जो है वो भारतीय जनता पार्टी का खिसक गया। और आपको पता है कि कल्याण सिंह की हालत एक ऐसी हो गई कि वो अपनी ही अतरौली की सीट उनके लोग हार गए थे, उनके बेटे तक हार गए थे, अतरौली की सीट वो हार गए थे। तो आपने सही कहा है कि जो पार्टियां, और खासकर भारतीय जनता पार्टी जैसी एक जो कहते हैं कार्डर बेस्ड पार्टी, हम जब पॉलिटिकल पार्टीज का क्लासिफिकेशन करते हैं उसमें कार्डर बेस्ड पार्टी मानते हैं, ऐसी पार्टी जो विचारधारा से जुड़ी हुई है, विचारधारा से जुड़े हुए लोगों का एक बहुत बड़ा समूह है जो काम करता है पार्टी के लिए, बिना कुछ अपेक्षा किए हुए काम करता है, वो ऐसी पार्टियों में नेताओं के आने और जाने से कोई अंतर नहीं पड़ता है। एक व्यक्ति के पास 200-400 लोग ऐसे हो सकते हैं जो उनके प्रति व्यक्तिगत प्रतिबद्धता है। यहाँ तो ट्रेनिंग ही इस बात की जाती है कि वैचारिक प्रतिबद्धता महत्वपूर्ण है, व्यक्तिगत प्रतिबद्धता दूसरी जगह है। तो ऐसी स्थिति में मुझे ऐसी चीजें नहीं लगती है कि होगा। और कल से ही इस चीज पर हम लोग डिबेट कर रहे हैं। यही भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की क्षमता का प्रदर्शन है और पैमाना है कि आप पार्टी में बड़े से बड़े नेता लोग चले जाएं। एक समय था जब केशव भाई पटेल जब चले गए थे तो लगता था कि भारतीय जनता पार्टी का अंत हो जाएगा, पता नहीं क्या होगा। एक समय आप बड़े से बड़े कद्दावर नेता वहां का विरोध कर रहे थे, आपको ध्यान में है, सुरेश भाई मेहता भी एक ढंग से वो भारतीय जनता पार्टी से छिटक करके चले जाने की कोशिश किया है। वैसी स्थिति में भी भारतीय जनता पार्टी का कोई वहां पर कोई सत्ता से पराजित नहीं कर पाया। आज की स्थिति में यदि आप आकलन करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी का वहां पर जो स्थिति है, मुझे लगता है कि अब तक के चुनावों में 2002 का चुनाव यदि हम किनारे कर दे तो उसके बाद सबसे बेहतर प्रदर्शन करने की मुझे ऐसी सबसे बेहतर। रवि श्रीवास्तव जी, संगीत रागी कह रहे हैं बीजेपी बहुत कंफर्टेबल पोजीशन में है, जहां उसको लग रहा है थोड़ा ऊपर नीचे पेंच कसने की जरूरत है वो कर रही है, पब्लिक सेंटिमेंट के हिसाब से कर रही है, और ऐसी अनुशासित पार्टी है कि बड़े बड़े नेताओं के टिकट कट जाएं तो भी कोई शोर और हंगामा नहीं होता। रवि श्रीवास्तव जी। शान जी, एक बात पर तो मैं तो बहुत बड़ा विरोधी हूँ वैसे उस पार्टी का, मगर इस बात में मैं आपके साथ में हूँ कि अनुशासन जो है वो बड़ा जबरदस्त है। किसी की हिम्मत नहीं मुंह बोलने की कि एक बार खड़ा होकर के दिखा दे। बहुत कोशिश करेगा तो त्याग पत्र देके भाग जाएगा बाद में, मगर मुंह खोलने की हिम्मत किसी में नहीं है। मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि आज इतनी बढ़िया चाशनी में लपेट के बताया जा रहा है कि उनके टिकट कट गए 38 लोगों के, और उन्होंने स्वेच्छा से चिट्ठी लिख के दे दी कि हम अब पार्टी का काम करेंगे, हम अब चुनाव में नहीं लड़ेंगे। हमारे बेचारे राजेंद्र पाल गौतम मंत्री थे आपके दिल्ली के अंदर, और उन्होंने इस्तीफा दिया एक विवाद पर, तो कहा गया निकाल दिए गए, केजरीवाल ने लात मार दी, निकाल दिया वदागत पार्टी से। बिल्कुल वाह, क्या क्या बात है, क्या स्टाइल है, मतलब कैसे पेश करो एक चीज को, ये देखने वाली बात है। ये जो कितने टिकट कटे हैं श्रीमान, ये पूरा का पूरा जो गुजरात का मॉडल जिसको कहा जाता है वो ध्वस्त हो गया है।
इसलिए इतनी मारकाट वहां पे मची हुई है। और तो और जो हालांकि मंत्री जी को टिकट मिल गया है, ऋषिकेश पटेल है जो मोरबी के मंत्री है, स्वास्थ्य मंत्री थे इनके यहाँ पे, टिकट दे दिया गया है उनको। वो अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे जिस समय 140 लोग अपनी जान से खिलवाड़ कर रहे थे, लड़ रहे थे जिस वक्त अपनी जान से, वो मंत्री जी हैप्पी बर्थडे कर रहे थे अपना बैठ करके। ये तो इनकी सेंसिटिविटी है, ये इनकी संवेदनशीलता है। दूसरी बात एक पूछना चाहता हूं मैं इनसे, 9% की आबादी है माइनॉरिटी के, कितने लोगों को टिकट दिया अभी तक इन्होंने? एक को भी नहीं। तो ये जो ड्रामेबाजी है कि जी वो 38 वोट इसलिए कट गए और वो साइड में बैठ गए जाके, और वो अब तो केजरीवाल कितने को देंगे? नए लोग केजरीवाल आएंगे, माइनॉरिटीज को वगैरह कितने टिकट देंगे? 182 में? नहीं, कोई कंपटीशन की बात नहीं कर रहा हूं मैं। मैं तो पूछ रहा हूं, अगर ये एक भी नहीं दे रहे और अगर 9% माइनॉरिटी है, तो अगर 9% या 10% भी टिकट दें तो कम से कम 18-20 माइनॉरिटी का कैंडिडेट होना चाहिए। मैं कहता हूं 1% को ही दे देते। 1% को क्यों देंगे? इसका मतलब आपको भी डाउट है कि केजरीवाल भी नहीं देंगे? मुझे डाउट नहीं है, मुझे देंगे, तो मालूम है 20 लोग को देंगे। मैं फिर बुलाऊंगा आपको, बताइए। हमारी पार्टी कैंडिडेट देख करके वोट देती है। हमारी पार्टी ऐसे वोट नहीं देती है कि जी वो आप वो कांग्रेस से आए हुए हैं या उनकी आपकी पार्टी कैंडिडेट देख कर दे और बीजेपी हिंदू मुसलमान देख कर दे।